हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग किडनैप हो चुका था और उसके किडनैपर ने यहाँ पे लैनवांग जी को कॉल किया था। और लैनवांग जी जब यहाँ से सामने वाले पर्सन का कॉल कट हो जाता है, उसके बाद जब अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखता है तो वो कम्प्लीटली कुछ सेकंड्स में ही ना एक अलग सा इंसान बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ भीग चुकी थी, बहुत टाइटली उसने बंद कर ली थी। उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी और फेस वो तो बिल्कुल ऐसा हो चुका था मानो एक डरावना इंसान इस वक्त किसी के सामने खड़ा हो। लैनवांग जी ने कुछ देर वहाँ पे रुकते हुए बस अपने आप में ही एक सेंटेंस बोला, तो तुम यही चाहते हो, ठीक है इंतज़ार करो। लैनवांग जी ने बहुत ही लो वॉइस में ही बोला था। उसके बाद डायरेक्टली बिना किसी की परवाह किए कॉलेज से बाहर कदम को बढ़ाया। 10 मिनट के बाद लैनवांग जी एक ऐसी जगह में आ चुका था जहाँ का सीन हमें अभी तक दिखाया ही नहीं गया था। एक अलग ही अननोन प्लेस। यहाँ पे आने के बाद लैनवांग जी उस मेंशन के अंदर जाता है जहाँ पे पूरी डार्कनेस छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस इंसान को ना डार्कनेस से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। दूसरी तरफ विंग, जो कि अभी तक उन लोगों ने उसे पीट पीट के ना एक ऐसी हालत उसकी बना दी थी जैसे कि वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहा था, उसकी आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से मुंह से बाहर आ रही थी। लेकिन तब भी वो उन लोगों से पूछ रहा था कि आखिरकार वो लैनवांग जी को यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं। क्या वो उसे मारना चाहते हैं, क्या वो उसे पीटना चाहते हैं, या फिर वो मेरा हस्बैंड है इसकी वजह से उसे इस बात की सज़ा मिलेगी। क्योंकि विंग को अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि वो एक बिलियनर है और यहाँ पे बस उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसके पैसे के लिए उसे किडनैप किया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त सारा का सारा जितना भी जो कुछ भी विंग के पास है ना, वो सब कुछ लैनवांग जी के पास है। तो इसलिए लैनवांग जी को यहाँ पे ब्लैकमेल करके बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन चकल करते हुए विंग की तरफ देखता है और एक वियर्ड सी स्माइल हंसते हुए उसको बोलता है, कूल डाउन डूड, थोड़ी देर की इंतज़ार के बाद तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड ने अभी तक तुम्हें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी तो नहीं बताई होगी, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने ही चेस्ट पे हाथ रखा जैसे कि वो बता रहा हो कि आज उसकी वजह से उसके हस्बैंड की पता नहीं कौन सी आइडेंटिटी उसके सामने आने वाली है। तो यहाँ पे भी फिर से अपनी पूरी ताकत को गैदर करते हुए, इकट्ठा करते हुए उससे पूछता है, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जो चाहिए हो मिलेगा, लेकिन प्लीज़ उससे कुछ मत करना। अगर तुमने उसे कुछ भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं जानते मेरे डैड को, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी मेरे डैड की वजह से ही तुम हमारे आसपास आ पाए थे ना। यहाँ पे वो लड़का विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे डैड? तुम क्या पागल हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड क्या कर लेंगे? तुम्हारे डैड हम लोगों के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। वो अगर अपनी पूरी पावर भी इस्तेमाल कर लेना तो भी हमारे एक नाखून तक को नहीं उखाड़ सकते। लेकिन हाँ, ये मैटर अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड। चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो यहाँ पे आता होगा। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था ये सुन के कि आखिरकार एक असिस्टेंट, ऑफ कोर्स ये जो सामने खड़ा था ना वो लैनवांग जी का असिस्टेंट था, जिसे खुद मिस्टर वी ने लैनवांग जी के लिए हायर किया था। और विंग के लिए भी एक असिस्टेंट को हायर किया गया था, बट वो फिलहाल कहीं इन्वॉल्व नहीं था। हो सकता है वो नॉर्मल पर्सन ही हो। इसलिए जो सामने खड़ा था वो लगभग 3 महीने से लैनवांग जी को असिस्ट कर रहा था। लेकिन आज जब विंग के साथ उसको जाना पड़ा ना किसी इम्पोर्टेंट काम से, विंग ने ही उसको खुद को असिस्ट करने के लिए बोला था, बट वो नहीं जानता था कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस पर्सन ने उसे किडनैप कर लिया था। और यहाँ पे एक अलग ही माहौल था। विंग ने उसे बहुत तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की, बट विंग उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि
विंग हर एक बार मार ही खा रहा था जब कभी भी वो अपने डैड की बात करता, अपने पावर की बात करता, जिसकी वजह से विंग ऑलमोस्ट अभी तक इतना तो मार खा चुका था कि वो पूरी तरीके से एक सेंटेंस को ना एक लय में नहीं बोल पा रहा था। उसे एक सेंटेंस को बोलने में भी ना बहुत टाइम लग रहा था, बहुत रुक रुक के बोलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से विंग कुछ बातें तो क्लियर बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी बनी हुई थी कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। दूसरी तरफ लैन वंगी जब मैंसन में एंटर कर लेता है तो वो मैंसन के एक रूम में जाता है। वहाँ जाके वो डायरेक्टली उस रूम के ड्रॉर को बाहर खींचता है, वहाँ से एक फ़ोन को बाहर निकालता है और उसको जल्दी से ओपन करते हुए एक नंबर डायल करता है और सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, रेडी हो जाओ, हमें जाना है। इसके बाद वो खुद अपने कपड़ों को चेंज करने लगता है, जो कि अभी तक ड्रेस में था वो अब ब्लैक अटायर में आ चुका था। वेस्ट पे छोटा सा नाइफ, बट आज वो सिर्फ नाइफ ही वहाँ पे नहीं जाने वाला था। लैनवांग जी ने अपने कवर्ड को खोला, उसके ड्रॉर को खोला, वहाँ से एक चाबी निकाली और दूसरे ड्रॉर को खोला। उसके बाद वहाँ से एक गन निकाली और उसके बाद उसको अलट पलट के देखते हुए थोड़ा सा चला के उसने देखा और सामने जो वॉस रखा हुआ था ना, फ्लावर वॉस, उसके टुकड़े कर दिए थे। और उसके बाद उसने बोला, तुम्हें लगता है तुम मेरे हस्बैंड को इतने इजीली मार पाओगे? तुम नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रही हो। ऐसा कहते हुए उसने बिना दरवाजे को क्लोज किए ही, बिना ड्रॉअर को क्लोज किए ही उस गन को अपने वेस्ट में रख लिया और डायरेक्टली घर से बाहर कदम निकाला। घर से बाहर जाने से पहले उसने एंट्रेंस के बगल से ही एक चाबी उठाई और गैराज एरिया में जाते हुए एक गाड़ी उठाई और डायरेक्टली निकल पड़ा उस डायरेक्शन में जहाँ से उसे जाना था, ऑफकोर्स गोडाउन में। सिर्फ 15 मिनट लगे थे लैनवांग जी को वहाँ पहुँचने में। लैनवांग जी 15 मिनट में वहाँ पहुँच चुका था, इवन उस गोडाउन के पास ही नहीं, उस गोडाउन के अंदर। लेकिन लैनवांग ये अकेला नहीं था, उसके साथ एक और पर्सन था जो भी पूरी तरीके से ब्लैक अटायर में था। बट हाँ, उसने इनर जो शर्ट पहनी हुई थी ना, वो वाइट थी। यहाँ पे जैसे ही लैनवांग जी और वो पर्सन यहाँ पे एंटर करते हैं तो वो पर्सन जल्दी से जाके एक चेयर लेता है और लैनवांग जी के लिए वहाँ पे रख देता है। लैनवांग जी आके उसमें बैठता है एकदम किंग स्टाइल में, जैसे कि वो यहाँ पे अपने हस्बैंड के किडनैपर के सामने नहीं बल्कि अपने गुलाम के सामने खड़ा हो। यहाँ पे आते ही सामने वाला पर्सन हंसते हुए उसको बोलता है, क्या बात है, तुम में तो आज भी वही एटीट्यूड है, तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हें मेरे कदमों में होना चाहिए? तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है, अगर तुमने 5 मिनट में से नहीं छोड़ा तो तुम टुकड़ों में मेरे कदमों पे हो गए। ऐसा कहते हुए उसने एक डार्क गेज के साथ उस पर्सन को देखा और वो पर्सन हंसते हुए लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरूंगा? तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने वेस्ट से गन निकालता है, उसके साइड में जो बॉडीगार्ड खड़ा था बिना हेजिटेशन के उसको शूट कर देता है। विंग अभी तक, जो कि अभी तक उसकी आंखें जो आधी खुली हुई थी, ये देखने के बाद वो पूरी खुल चुकी थी, एकदम शॉक्ड में थे। वो पूछ रहा था लैनवांग जी से कि आखिरकार उसके पास गन कहाँ से आई, क्या उसका लाइसेंस उसके पास है? तो यहाँ पे विंग की तरफ लैनवांग जी देखते हुए बोलता है, चुप रहो, फिलहाल तुम्हारे बोलने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अपने बगल में खड़े हुए बंदे को वो इशारा करता है और उसके बाद बोलता है, लेके जाओ इसे। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन आगे बढ़ पाता है इससे पहले ही सामने से कुछ जो बॉडीगार्ड्स वहाँ पे खड़े थे ना, वो उस इंसान पे अटैक करने लगते हैं। बट अनलकीली वो बॉडीगार्ड्स ज़्यादा देर तक वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं, हालांकि अभी भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन बोलता है, मेरे कुछ ब्यादों को मार देने से तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? आज नहीं। तुम्हें क्या लगता है एक बच्चे से हारना मुझे अच्छा लगता है? तुम कम से कम 1 साल से बस मुझे हराते आ रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते आज तुम हारोगे ही नहीं, तुम मरोगे भी। लेकिन तुम्हारे लिए भले ही मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई अच्छा ऑफ़र ना हो, लेकिन तुम्हारे असिस्टेंट के लिए ना मेरे पास बहुत अच्छा ऑफ़र है।
तो यहाँ पे वो लैन वांगजी के बगल में खड़े हुए उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से चाहता हूँ, तुम चाहो तो तुम अभी भी मेरे साथ आ सकते हो, छोड़ दो इसका साथ और मेरे साथ आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ शासिन चैन, तुम कभी भी इस तरीके से किसी भी मैटर में नहीं घुस पाओगे, कभी भी मैं तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में नहीं घुसने दूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। तो सामने से आवाज़ आती है, तुम और तुम्हारा ये ऑफ़र मुझसे जितना दूर रहेगा ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। विंग ने जब ये आवाज़ सुनी ना वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसने ये आवाज़ पहले भी सुनी थी। ऑफ कोर्स भले ही उसने इस शक्ल को नहीं देखा था, लेकिन इस आवाज़ को उसने अक्सर सुना था। लैन वांगजी ने जिस इंसान को अपना बॉयफ्रेंड पहले और उसके बाद अपना फ्रेंड के तौर पे जिस पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया था वो यही था। विंग उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम वही हो जो डेली हमारे घर पे आता था? तो यहाँ पे वो पर्सन लैन वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद लैन वांगजी उसको इशारों में ही कुछ बोलता है और वो सामने विंग के जाके उसको बो डाउन करता है और उसके बाद बोलता है, ऑफ कोर्स सर मैं वही हूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, एक मिनट, तुम तो मुझे विंग बोलते थे ना, आज तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम लोग हो कौन? और लैंजान, तुम्हें तो कभी ब्लैक पसंद ही नहीं था ना, तो तुमने आज ये क्यों पहना है? विंग ने थोड़ा सा डरी सहमी सी आवाज़ में लैन वांगजी से पूछा। तो लैन वांगजी ने अपने असिस्टेंट से बोला, प्लीज़ अभी से यहाँ से लेके जाओ और हाँ इसके इंजरीज को भी ट्रीटमेंट दे देना। ऐसा कहते हुए उसने शाओ चैन को इशारा किया कि विंग को यहाँ से लेके जाए। बट सुयेंग ऑफ कोर्स जो सामने था वो सुयेंग था, उसने शाओ चैन को रोकते हुए वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही थी। तो यहाँ पे बॉडीगार्ड्स भी आने लगे थे जिन्हें एक एक करके लैन वांगजी देख रहा था। लैन वांगजी जो कि अभी तक बॉडीगार्ड्स को देख रहा था, अब वो शाओ चैन की जगह ले चुका था और शाओ चैन को इशारा करता है कि जल्दी से विंग को यहाँ से लेके जाओ। लेकिन विंग यहाँ से बिना लैन वांगजी के जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने शाओ चैन को बोल दिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। इनफैक्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक लैन वांगजी उसके साथ नहीं जाता। क्या होगा अगर उसे कोई बहुत बड़ा हार्म हो गया, उससे बहुत बड़ी इंजरी हो गई। तो यहाँ पे शाओ चैन उसको बोलता है कि सर को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन विंग मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि विंग के लिए अभी भी लैन वांगजी सिर्फ वही पर्सन था जो कि 19 साल का लड़का था। ऑफ कोर्स 19 साल का लड़का क्या ही जानता होगा, लेकिन 19 साल के इस लड़के ने कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया था जिसे देखने के बाद विंग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। शाओ चैन जो कि अभी ज़मीन पे गिरा हुआ था और उसके आसपास उसके सारे के सारे बॉडीगार्ड्स ऐसे करा रहे थे जैसे कि वो अपने मौत के लिए भीख मांग रहे हों। इस वक्त अगर उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाए ना तो वो बस यही चाहेंगे कि उन्हें मौत दे दी जाए, क्योंकि लैन वांगजी ने उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया था। और यहाँ पे शाओ चैन इस वक्त विंग को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बॉस अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन विंग इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी ये सोच रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार 19 साल का लड़का इतना सब कुछ कैसे जानता है। तो यहाँ पे सुयेंग उठते हुए लैन वांगजी की तरफ आता है अपनी नाइफ को उठाते हुए और उसको बोलता है, आज तुम नहीं बचोगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हारे अंकल ने इतने सालों तक मुझे इस भ्रम में रखा कि वो मुझे माफिया किंग बनाएंगे, लेकिन जब तुमने माफिया बनने के लिए उन्हें एग्री किया तो उन्होंने झट से अपनी पोजीशन छोड़ दी सिर्फ तुम्हें उस जगह पे बैठाने के लिए। अपने इतने सालों की मेहनत मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसा कहते हुए उसने फिर से लैन वांगजी पे अटैक किया। लैन वांगजी ने अपने आप को सिर्फ डिफेंस किया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आज तक सुयेंग उसके अंकल यानी कि लैन चिरेन का बहुत लॉयल पर्सन था, बहुत ऑनेस्ट पर्सन था। बट जब से लैन वांगजी ने इस माफिया वर्ल्ड में कदम रखा तब से लेके अभी तक उसके अंकल का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने नेफ्यू पे गया। और मानो सुयेंग को तो वो कम्प्लीटली भूल ही चुके थे। सुयेंग ने फिर से लैन वांगजी पे अटैक करते हुए बोला, तुम कभी इस काबिल थे ही नहीं कि तुम माफिया किंग बन सको, लेकिन फिर भी तुम्हें बनाया गया क्योंकि तुम ऑलरेडी माफिया किंग के नेफ्यू थे।
तुम्हें सिर्फ ये विरासत में मिली है, लेकिन आज मैं ये बताऊंगा कि मैं इसके काबिल था। ऐसा कहते हुए उसने एक के बाद एक लैन वांगजी पे अटैक करना शुरू किया। लैन वांगजी अभी तक इन सब चीज़ों को हल्के में ले रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सुयंग को एक चांस देना तो बनता है, लेकिन सुयंग अब बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा वायलेंट होते जा रहा था, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और लैन वांगजी ने भी अब डिफेंस की जगह अटैक करना स्टार्ट किया था। दोनों तरीके से अटैक हो रहे थे। दूसरी तरफ विंग था, जो ये देख के और सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे एक ऐसा शॉक पहुंचा था कि वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बेहोश ही हो चुका था। और यहाँ दूसरी तरफ जब लैन वांगजी ने अटैक करना स्टार्ट किया तो शाओ शिनचैन सुयंग उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे कट्स पड़ने की वजह से फ़िलहाल तो वो ज़मीन पे गिर चुका था, बट हाँ अभी वो जिंदा था। यहाँ पे लैन वांगजी कुछ और 2-4 अटैक्स उस पर करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश तो हो चुका था, बट हाँ वो मरा नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर लेने की वजह से लैन वांगजी भी थक चुका था। और यहाँ पे वो आसपास देखता है तो विंग और शाओ शिनचैन वहाँ पे नहीं था, नहीं थे, जिसकी वजह से वो समझ चुका था कि शायद शाओ शिनचैन विंग को लेके यहाँ से जा चुका होगा। वो जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि जितने लोग जिंदा हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल रेफ़र करें, ताकि इन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन हाँ, अगर कोई भी दोबारा इस वार्ड में माफिया वर्ल्ड में आने की कोशिश करे तो उन्हें जान से मार देना। ऐसा कहते हुए उसने अपने वेपन्स को दोबारा से अपने वेस्ट पे डाला और यहाँ से चलता बना। अब मेरा भी गला मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मैं भी चली जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।